अब जब नेपोलियन को सारी कंट्रीज वेलकम करने लगी कि आप हमारे यहाँ आके राजा का रूल हटाइए और अपना रूल सेटअप करिए, क्यों? बोले उन्होंने देखा इतने सारे चेंजमेंट करे फ्रांस में, बोले हमारे यहाँ भी चेंजमेंट होना जरूरी है। People think that the Napoleon was their savior, but soon they realized that this what was the reality. लोगों को ऐसा लग रहा था कि नेपोलियन क्या है, उनको बचाने के लिए आया, उनका मसीहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी लोगों को नेपोलियन के सारे मंसूबे लोगों के सामने आ गए। लोगों को ये पता चल गया कि वास्तव में नेपोलियन है क्या, ऐसा हुआ क्या, या कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिस वजह से लोगों को नेपोलियन से नफरत हो गई या नेपोलियन को लोग अपोज करने लगे। तो ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन क्या है, देखो, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। अब सीधी सी बात, जब डिक्टेटरशिप है तो लोगों के पास पॉलिटिकल फ्रीडम तो होगी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि नेपोलियन को लोगों ने सिलेक्ट करा हो, भाई नेपोलियन क्या था, आर्मी का हेड था, उसने डिक्टेटरशिप सेटअप करी, तो किसी के भी पास फ्रांस के अंदर या यूरोप के अंदर क्या नहीं बची थी, पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी राजनीतिक छूट किसी के पास नहीं थी कि भाई राजनीतिक तौर पे कोई अपने हिसाब से कोई भी चीजें नहीं कर सकता था। दूसरा था इंक्रीज टैक्सेशन। नेपोलियन ने बाकी टैक्सेस कम तो जरूर करे, लेकिन एक फाइनल टैक्स बेचाने के लिए जो टैक्स थे वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे। तीसरा था सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन मीडिया, यानी कि मीडिया कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं छाप सकती है, जैसा नेपोलियन बताएगा और ऐसा ही छपेगा। सबसे बड़ा कारण एक था, अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि अदर कंट्रीज आर वेलकमिंग द नेपोलियन, यानी आसपास की जो भी कंट्रीज थी यूरोप की और जो उसे वेलकम कर रही थी कि आप हमारे यहाँ पे भी आओ और क्या है, यहाँ से राजा का रूल हटा के अपना रूल सेटअप कर लो। हाँ, नेपोलियन से। तो नेपोलियन को भाई अगर कब्जा करना है किसी दूसरी कंट्री में तो किसकी जरूरत पड़ेगी? आर्मी की। तो नेपोलियन ने करा क्या किया, फोर्स रिक्रूटमेंट, यानी जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती करना स्टार्ट करा, क्योंकि भैया आर्मी ज्यादा चाहिए, कब्जा करना है। और आर्मी के में भर्ती होना और सीधी सी बात किसी देश पे कब्जा करने के लिए लड़ाई करने जाना मतलब साक्षात मौत, बचने का कोई चांस नहीं, कोई गारंटी नहीं कि बचेंगे या नहीं बचेंगे। बस लोगों को यहाँ से नेपोलियन से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नफरत शुरू हुई, क्यों? क्योंकि जबरदस्ती में आर्मी में भर्ती करके वहां जंग पे जाना, यानी कि सीधी सी बात बचने का कोई चांस नहीं। तो लोगों ने क्या किया, नेपोलियन का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। अगला है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप के अंदर किस तरीके से राष्ट्रवाद बढ़ना शुरू हुआ या फिर किस तरीके से राष्ट्रवादिता फैली। पहले एक शब्द आता है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट ये तुम्हारा वेरी शॉर्ट में भी कई बार आ चुका है कि व्हाट इज नेशन स्टेट, अ कंट्री वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो द कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ट्रेडिशन एंड कॉमन कल्चर। मतलब कोई भी एक देश या एक ऐसी जगह जहाँ पे सभी लोग जो सिटीजन्स हैं उनका सेम लैंग्वेज हो, सेम भाषा बोलते हो, सेम कल्चर और सेम क्या हो उनका लैंग्वेज, बोलने का तरीका, ट्रेडिशन वगैरह सब कुछ सेम हो। जहां पर ये सारे लोग एक साथ रहते हो, सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन, सेम लैंग्वेज के, उसको बोलते हैं नेशन स्टेट। ठीक। इन मिड 18th सेंचुरी देयर वाज नो नेशन स्टेट इनसाइड यूरोप। यूरोप के अंदर मध्य 18वीं शताब्दी के आसपास कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल एक ही जगह पे रहते थे, एक कंट्री के अंदर डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ रहते थे। We see empires only in the mid 18th century where the king ruled, यानी क्या है, बड़े बड़े शासन चलते थे, यानी जहाँ पे राजा रूल करते थे। Habsburg Empire is an example as it had different people following different ideas, culture, tradition, language। और एक एग्जांपल है Habsburg Empire का, जिसके अंदर अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ रहते थे। नेशन स्टेट कोई भी नहीं था। तो नेशन स्टेट क्लियर। अब देखो एक टॉपिक आता है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। 9th में भी हमने ये चीज डिस्कस करी, मिडिल क्लास के बारे में और एरिस्टोक्रेसी के बारे में। तो एरिस्टोक्रेट्स थे क्या, दो टाइप के पीपल थे, एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेट्स देखो कौन होते थे, हु वाज एरिस्टोक्रेट्स, द वेल्दी पीपल ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाज के अंदर जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा था, धन दौलत थी, वो लोग एरिस्टोक्रेट्स थे। ओन्स लैंड, बिग हाउसेस, दे आर इन माइनॉरिटी मींस लेस, मतलब उनके पास बड़े बड़े घर थे, बड़ी बड़ी कहने के लिए जमीनें थी, और क्या था, इनके पास क्या था, वेल्थ बहुत ज्यादा थी। और सबसे बड़ी चीज ये थी माइनॉरिटी में, मतलब सिर्फ अल्पसंख्यक थी, मतलब जनसंख्या के मामले, पॉपुलेशन के मामले में ये लोग कम थे। अब सीधी सी बात, पैसा ज्यादा है, प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिटिकली और सोशली पावरफुल होंगे। तो ये लोग क्या थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, राजनीतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे बहुत ज्यादा मजबूत। भाई सीधी सी बात, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा एग्जाम्पल, सड़क पे चलते हुए कोई रिक्शे वाले हो, कोई भी तमस्या चला जाए, फॉर्च्यूनर वाले तमस्या वहां लाठी लाइट कर देगा, सीधी सी बात है ना। तो एरिस्टोक्रेट्स बेसिकली पावरफुल थे, दे गेट मैरिड इन देयर ओन सोसाइटी, मतलब एरिस्टोक्रेट्स थे तो अपनी सोसाइटी में मैरिज होती थी, जे नहीं सोसाइटी के बाहर। जैसे आज की डेट में मान लेना इंडिया के अंदर कहते थे ना, बोले एक जाति से दूसरी जाति में शादी हो जाती है,
ये सब नहीं। उनका जो एरिस्टोक्रेट्स वाला ग्रुप था, बोले वो आपस अपनी ही सोसाइटी में शादी करेंगे। अगला है दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। भैया फ्रेंच भाषा बोलते थे एरिस्टोक्रेट्स, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि फ्रेंच भाषा अमीरों की भाषा है, समझो। लास्ट है यूनाइटेड बाय द कॉमन वे ऑफ लिविंग, मतलब ये सभी लोगों का रहने का तरीका, उड़ने पहनने का तरीका, ये सब सेम थे और इस तरीके से ये लोग एक रहते थे। सीधी सी बात, अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी। अगला है पीजेंट्स। पीजेंट्स 9th में भी डिस्कस करा हम लोगों ने। पीजेंट्स वर्ड जहां भी आता है, पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी या फिर वीकर पीपल ऑफ द सोसाइटी आर नोन एज पीजेंट्स। डिडंट हैव मच लैंड और सम आर लैंडलेस। कुछ लोगों के पास बहुत छोटी जमीनें होती थी, छोटी छोटी, या फिर कुछ होते थे बिना जमीनों, जिनके पास बिल्कुल भी जमीनें नहीं होती थी। सो दे वर्क ऑन एरिस्टोक्रेट्स लैंड एंड टेक केयर ऑफ देयर लैंड। वो क्या है, एरिस्टोक्रेट्स लोगों के यहाँ पे काम करते थे और उनकी जमीनों की देखरेख करते थे। दे वर इन मेजॉरिटी, इनकी जनसंख्या ज्यादा थी लेकिन पैसा जमीन में इनके पास कुछ भी नहीं। दे वर नॉट सो पावरफुल। अब सीधी सी बात, पैसा नहीं है तो पावर होगी नहीं, तो ये लोग क्या थे, पावरफुल नहीं थे। अब देखो हुआ क्या, 9th में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना, नई नई इंडस्ट्रीज आना स्टार्ट हो गई। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अ न्यू वर्किंग क्लास फॉर्म, मिडिल क्लास। 9th में हमने इसको पूरा डिटेल में पढ़ा था कि मिडिल क्लास एग्जैक्टली थे क्या। पीजे थर्ड स्टेट के वो लोग जिन लोगों के पास मतलब आर्टिसियंस, लॉयर्स वगैरह, प्रोफेशनल्स वगैरह, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पैसा लगाया, अपनी नई नई इंडस्ट्रीज में काम करना स्टार्ट किया था कि इंडस्ट्रीज खोलनी थी, वही थे मिडिल क्लास। अब जब मिडिल क्लास आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद जब लोगों की इनकम बढ़ गई तो हुआ क्या, मिडिल क्लास में देखो होते कौन थे। मिडिल क्लास आर द पीपल्स हु वर नॉट पुअर और नॉट वेरी रिच, ना ज्यादा गरीब थे ना ज्यादा अमीर, मतलब पैसा है पर्याप्त, ना ज्यादा अमीर ना ज्यादा गरीब। दे आर रिच एजुकेटेड पीपल्स, मतलब कि अमीर थोड़े से और पढ़े लिखे लोग थे। एग्जाम्पल बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट जो कारखानों के ओनर थे, अदर प्रोफेशनल, लॉयर्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह, ये सब चीजें। द आइडिया केम इन द माइंड ऑफ मिडिल क्लास। भाई सीधी सी बात, अनपढ़ आदमी के लिए भाई पुराना एग्जाम्पल फिर उठाएंगे। गांव के अनपढ़ आदमी के सामने चाहे डीआईजी जाए, चाहे दरोगा चाहे हवलदार जाए, उसके लिए वो दरोगा साहब आए थे, उसको स्टाफ दीवान आए थे, दरोगा साहब आए, पता ही नहीं क्या है। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो देखेगा ना, ट्रिपल स्टार है, डबल स्टार है, या फिर वो एम्बलम बना हुआ है कि भाई अशोक चंद्र बोले एसपी है, डीआईजी, बड़ी रैंक का अधिकारी। लेकिन जो अनपढ़ है उसको तो नहीं पता। पुलिस आई थी भाई साहब, वो आए थे, दरोगा जी आए थे, पता नहीं है, चाहे एसपी आया, दरोगा साहब आए थे, सिर्फ पुलिस आई साहब आए थे साहब, ठीक। तो क्या था, अब जब ये लोग पढ़े लिखे हो गए, मिडिल क्लास लोग पढ़े लिखे हो गए, तो 9th में हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी कि पहले थर्ड स्टेट वालों पे सारी चीजें जबरदस्ती इंप्लीमेंट करी जाती थी, टैक्स भी ज्यादा देना पड़ रहा था, इन लोगों को सारी चीजें झेलनी पड़ती थी। मिडिल क्लास लोग जब कहीं ना कहीं पढ़ लिख गए, थोड़ी समझ आ गई, चीजें समझने लगे सोसाइटी, तो इनके अंदर एक आइडिया आया या फिर एक सोच जनरेट हुई, कौन सी, नेशन यूनिटी, यानी राष्ट्र एकता। कैसा कि भाई सोसाइटी के अंदर सब इक्वल होने चाहिए, ठीक, कुछ कमियां इनमें भी थी, सोसाइटी के अंदर सब इक्वल होने चाहिए, यूनाइट होनी चाहिए सोसाइटी, और लिबरल नेशनलिज्म। अब फिर वही 9th में पहुंचेंगे, लिबरल्स क्या चाहते थे, लिबरल रेडिकल, हाँ लिबरल रेडिकल वाला सिस्टम क्या था कि भाई ये सोसाइटी में गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जाए, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये सब चीजें कौन चाहता था, लिबरल। तो यही लिबरलिज्म चाहते थे मिडिल क्लास पीपल। एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी रूल, मतलब एरिस्टोक्रेट जहां लिखा है सीधी बात राजा का रूल, खुले शब्दों में एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी रूल मतलब राजा का रूल खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा गवर्नमेंट विद पीपल्स एग्रीमेंट, यानी कि एक सरकार बने, किसके द्वारा बनाई जाए, लोगों के द्वारा बनाई जाए। तीसरा द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यानी लोग आजाद रहे, लोगों के ऊपर किसी का दबाव ना रहे या किसी के अंडर लोग ना रहे, लोग फ्रीडम से रह सकें। इक्वालिटी बिफोर लॉ, नेपोलियन वाले ने पढ़ा ना, क्या होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब बराबर, कानून की नजर में सब बराबर, यानी कानून सबके लिए सेम हो। एंड ऑफ क्लेरिजिकल प्रिविलेज, क्लेरिजी फर्स्ट स्टेट वाले, अच्छा वो क्लेरिजी, हाँ फ्यूडल प्रिविलेज, बोले क्या है, धार्मिक टैक्स मिल रहा, फलाना टैक्स मिल रहा, ढिकाना टैक्स वो थर्ड स्टेट वाले दे रहे हैं। ये सब बोले कुछ नहीं, इन प्रिविलेजेस को खत्म कर दो, कोई टैक्स किसी के द्वारा किसी को नहीं टैक्स, एक टैक्स बोले नॉर्मल गवर्नमेंट चाहे वो पैसा लगा सकते। बोले क्लेरिजिकल, बोले चर्च का टैक्स दे रहे हैं, कौन सा टैक्स, स्टेट का टैक्स अलग दे रहे हैं, बोले ये क्लेरिजिकल प्रिविलेज खत्म। और क्लेरिजिकल प्रिविलेज का मतलब पूरे चर्च के पास ज्यादा जमीनें रहेंगी, चर्च के पास ज्यादा पावर रहेगी, ये सब चीजें खत्म हो जानी चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच गवर्नमेंट रन, एक संविधान होना चाहिए कंट्री के अंदर जिसके बिहाफ पे गवर्नमेंट चले, और गवर्नमेंट कैसी हो, रिप्रेजेंटेटिव,
यानी गवर्नमेंट में बैठे हुए, गवर्नमेंट चलाने वाले लोग किसके द्वारा इलेक्ट करे जाए? जो जनता के द्वारा चुने जाए। इतना क्लियर है भैया? लिबरलिज्म क्लियर? चेंजमेंट क्या क्या चाहिए? 5 6 7 है, यही लिख दो, नंबर पक्के। अगला देखो, अब मिडिल क्लास वाले चेंजमेंट तो चाह रहे, हमने क्या कहा था, लेकिन समस्या थी मिडिल क्लास पीपल्स आर नॉट सपोर्टिंग वुमेन। चेंजमेंट चाह रहे थे सोसाइटी में, सब हो जाए, सरकार में कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, फलाना ढिकाना, वोटिंग होने लगे सब, लेकिन वुमेन्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। क्यों? दे डिमांडेड फॉर वोटिंग राइट बट ओनली फॉर द मैन, नॉट फॉर द वुमेन। किसके वोटिंग राइट के लिए डिमांड कर रहे थे? केवल मेंस के लिए, वुमेन्स के वोटिंग राइट के लिए डिमांड ही नहीं कर रहे थे। एंड मैन हु हैव प्रॉपर्टी, और कौन से मैन? बस, और मैन कौन से? जिनके पास प्रॉपर्टी, मतलब वोटिंग राइट उनको मिलने चाहिए जिनकी पास प्रॉपर्टी है, वुमेन्स को तो दे नहीं रहे, और मेंस में भी उनको जिनके पास प्रॉपर्टी है। मैन विद नो प्रॉपर्टी डिडंट हैव एनी राइट टू वोट, उनके वोट की डिमांड ही नहीं कर रहे। तो एक बात बताओ, एक क्लास के अंदर 20 लोग हैं, 10 लोगों की बात करी जाए, 10 की तो 10 तो चिढ़ेंगे ना, बस यही दिक्कत हुई। अगला देखो, ड्यू टू दिस मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड वुमेन स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप। इनकी इसी चीजों की वजह से, जो कि मैन विदाउट प्रॉपर्टी है, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, और जो वुमेन थी, उन्होंने यूरोप के अलग अलग हिस्सों में क्या करा? प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, विरोध करना स्टार्ट कर दिया। एक और प्रॉब्लम थी, टैक्स। ट्रेडर्स हैड टू पे हाई टैक्सेस। जो भी व्यापारी थे उनको क्या था? हाई टैक्स देने पड़ते थे। एग्जाम्पल, हैब्सबर्ग एम्पायर से न्यूरेमबर्ग जाते थे जो भी ट्रेडर्स, उनको 11 जगह पे टैक्स देना पड़ता था, और 5-5%। यानी एक चीज है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 100 रुपए का कोई व्यापार करने जा रहा है तो 5-5 रुपए 11-11 जगह देने, 55% तो दे चले गए। उसके अलावा बहुत बड़ी समस्या, 30 करेंसी, 30 प्रकार की करेंसी, 5-5% का टैक्स। भैया 55% टैक्स लग रहा, और उस समय यूरोप में 30 करेंसी चलती थी, कितनी समस्या होती होगी? 30 करेंसी मायने रखता है। तो क्या हुआ, ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा समस्या होती थी। तो भैया प्रॉपर इनके साथ दिक्कत थी, मतलब ऐसा नहीं था कि इतना आसान था, इनने डिमांड करती पूरी हो जाए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही। तो क्या किया गया, 1834 में एक यूनियन बनती है, जिस कस्टम यूनियन, जिसको बोलते हैं ज़ोलबरी। ठीक, स्टार्ट करी गई थी प्रूशिया के द्वारा, और बाद में कई जर्मन स्टेट्स ने इसको ज्वाइन करा था। तो बेसिकली इस यूनियन का ट्रेड, ये मतलब ये ट्रेड यूनियन कह सकते हैं, ज़ोलबरी 1834 में फॉर्म हुई। याद रखना, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, और वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है कि व्हाट वाज ज़ोलबरी, ज़ोलबरी था क्या? तो ज़ोलबरी क्या था? ये एक यूनियन थी जो क्या करती थी, ट्रेड बैरियर्स को एबॉलिश, ट्रेड बैरियर्स जो लगते थे ना, रुकावटें जो भी व्यापार में, इनको हटाने के लिए यूनियन बनाई गई। इन लोगों ने क्या करा, करेंसी कम करी, 30 करेंसी से घटा के करती 2। तीसरा करा, प्रमोट रेलवे नेटवर्क। इन लोगों ने रेलवे नेटवर्क मतलब प्रमोट करा, ताकि आसानी से क्या हो सके, एक जगह से दूसरी जगह जाके व्यापार किया जा सके।